दोस्तों, पिछली सदी विज्ञान की सदी थी। इस एक सदी के अंदर विज्ञान ने इस दुनिया को जिस तरह से बदला है, एक सदी से पहले तक उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और अब 21वीं सदी में तो विज्ञान ने हमारी कल्पनाओं को ही पंख लगा दिए हैं। हम सभी ने विज्ञान की ताकत को अपनी आंखों से देखा है। हमने देखा है कि विज्ञान क्या कर सकता है, और इसीलिए आज विज्ञान हमारे लिए एक सील ऑफ ट्रस्ट जैसा बन चुका है। अगर कोई बात विज्ञान के हवाले से की जाती है तो हम लोग आसानी से उस पर विश्वास कर लेते हैं, और शायद इसीलिए आजकल सभी धर्मों में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक साबित करने की होड़ लगी हुई है। और इस मामले में हिंदू धर्म भी पीछे नहीं। व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें ऐसी पोस्ट्स लगातार देखने को मिलते रहते हैं जिनमें बताया जाता है कि हिंदू धर्म कितना साइंटिफिक है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने वो चीजें भी खोज ली थी जिन्हें साइंस आज खोज पाया है। डेफिनेटली ऐसी इंफॉर्मेशन जब सामने आती है तो हम सभी का सीना गर्व से फूल जाता है। जैसे हिंदू एस्ट्रोनॉमी को लेकर काफी सारे क्लेम्स किए जाते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों को वो चीजें भी पता थी जो कि साइंस को बहुत बाद में जाकर पता चली। जैसे उन्हें 9 ग्रहों के बारे में बहुत पहले से पता था। यहाँ तक कि यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, जिन्हें कि बहुत बाद में साइंस में खोजा गया, उनके बारे में भी हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा मिल जाता है। यदि आप ज्योतिष के ग्रंथों में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको नेपच्यून के बारे में भी मिलेगा, यूरेनस के बारे में मिलेगा। दोस्तों, ये क्लेम सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन चीजों में कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में हिंदू ग्रंथों में वो बातें लिखी हुई हैं जिन्हें साइंस की फील्ड में बाद में जाकर खोजा गया? आखिर क्या है इन क्लेम्स की सच्चाई? पता करेंगे इस वीडियो में, तो कहीं जाएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वैसे तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में साइंस साबित करने वाले क्लेम्स बहुत सारे हैं। सब पर बात करने के लिए वीडियोस की एक पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी, पर अगर शुरुआत कहीं से करनी ही है तो चलिए सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी से जुड़े क्लेम्स से शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक क्लेम जो कि अक्सर किया जाता है और मेरी वीडियोस के कमेंट में तो लोग अक्सर करते ही रहते हैं, और वो ये कि हिंदू धर्म में अगर साइंस नहीं होती तो हमारे ग्रंथों में 9 ग्रहों का वर्णन कैसे मिलता। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसका जवाब जानते हो, पर यह क्लेम आज भी खूब किया जाता है, न केवल आम लोगों की तरफ से, बल्कि आप कुछ बड़े बड़े चेहरों को भी बड़े बड़े मंचों से इस क्लेम को करते हुए देख सकते हैं। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं, और हजारों साल से बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 9 ग्रह कौन से हैं जिनका वर्णन हमें हिंदू ग्रंथों में मिलता है। तो एक श्लोक आप सभी ने सुना ही होगा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ये श्लोक वामन पुराण के अध्याय 14 में आता है, जिसमें हमें 9 ग्रहों का वर्णन मिल जाता है। और ये 9 ग्रह हैं भानु यानी सूर्य, शशि यानी चंद्रमा, भूमिसुत यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब जरा नोट कीजिए कि क्या ये वही 9 ग्रह हैं जिनके बारे में साइंस हमें बताता है? जवाब है नहीं। यहां बताए गए ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु को साइंस में ग्रह नहीं माना जाता। पर कुछ लोग यहां कुतर्क देने लगते हैं कि वैदिक पद्धति में ग्रहों का मतलब कुछ और है। ठीक है, आपकी बात मानी, पर फिर आपको ये क्लेम नहीं करना चाहिए ना कि साइंस में जिन 9 ग्रहों की बात हो रही है वो हमारे ग्रंथों में पहले से लिखे हुए हैं, क्योंकि साइंस के जो 9 ग्रह हैं वो तो अलग है। हिंदू ग्रंथों में जिन 9 ग्रहों की बात हो रही है उनमें से केवल 5 को ही साइंस में एज अ ग्रह एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा 4 ग्रह और हैं, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और हमारी अर्थ। अब इसमें से अगर अर्थ को छोड़ भी दें तो भी बाकी 3 ग्रहों के बारे में हिंदू ग्रंथों में कोई वर्णन नहीं मिलता। वैसे कुछ लोग आजकल यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो के भी ग्रंथों में मौजूद होने का दावा करते हैं। इस क्लेम को भी अभी हम थोड़ी देर में चेक करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए 5 ग्रहों का मौजूद होना भी उन्हें हैरान करता है कि बिना दूरबीन के इनका पता कैसे लगा लिया। जरूर हमारे ऋषि मुनियों के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी। तो ऐसा नहीं है। इन 5 ग्रहों का पता लगाने के लिए किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन 5 ग्रहों को बिना किसी दूरबीन के आसानी से नेकेड आइज से देखा जा सकता है। ये बात मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी बताई, पर फिर भी पता नहीं क्यों कुछ भोले भाले लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती, और वो इस पर भी लाफिंग रिएक्शन वाले कमेंट करके ट्रोलिंग करते रहते हैं कि ही इज सेइंग यू कैन सी प्लैनेट्स फ्रॉम नेकेड आई ही। तो चलिए एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ। एक्चुअल में आज हमें ये जानकर हैरानी होती है कि उन्होंने बिना टेलीस्कोप के इन 5 ग्रहों का पता कैसे लगाया होगा, पर असल में ये उतना मुश्किल नहीं था। हमें आज मुश्किल लगता है क्योंकि एक तो हमारा आसमान से रिश्ता उतना गहरा नहीं है जितना हमारे पूर्वजों का था, और दूसरा हम लोगों को स्कूल्स में ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई जानी चाहिए। आज हम लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है कि रात के आसमान को निहारे सालों बीत जाते हैं, जबकि हमारे पूर्वजों के लिए ये रोजाना का काम था, और इसीलिए उन्होंने इन ग्रहों को आसानी से पहचान लिया था। पर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये ग्रह आंखों से दिखते भी हैं तो भी रात के आसमान में तो बिना टेलीस्कोप के ये बिल्कुल तारों जैसे ही लगेंगे। तो उन्होंने तारों में और इन ग्रहों में फर्क कैसे किया? तो ये आसान था। असल में तारे एक दूसरे के रेस्पेक्टिव मूव नहीं करते,
या कहें कि बहुत कम मूव करते हैं। कई सौ सालों में जाकर उनमें से कुछ अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकते हैं, और जिसके वेरियस रीजन है जिनका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। बट उनकी इस रिलेटिव फिक्स पोजीशन की वजह से ही ग्रहों को पहचानना आसान हो जाता है, क्योंकि ग्रह अपनी पोजीशन लगातार बदलते रहते हैं। वो तारों के रेस्पेक्टिव हर दिन अपनी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा खिसकते रहते हैं। असल में ये जो वर्ड प्लैनेट है, ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटिस एस्टर से आया है। इसका मतलब होता है वॉन्डरिंग स्टार, यानी घुमक्कड़ तारा। और इन ग्रहों को आइडेंटिफाई करना इसलिए भी आसान था क्योंकि ये पूरे आसमान में विचरण नहीं करते, बल्कि आसमान के बीच में मौजूद एक पतली पट्टी से होकर ही गुजरते हैं, जिसे एक्लिप्टिक कहते हैं। इवन सूरज और चांद भी इसी से होकर गुजरते हैं, और यही वजह थी कि पूरी दुनिया में लोग एक्लिप्टिक पर मौजूद नक्षत्रों और तारामंडलों को अच्छे से पहचानते थे और उनके बीच से गुजरने वाली किसी भी चीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे। और जी हाँ, यही वजह थी कि पास्ट में न केवल इंडिया में बल्कि दुनिया में कई और सिविलाइजेशंस को भी इन प्लैनेट्स के बारे में न केवल पता था, बल्कि वो इनकी पोजीशंस का रिकॉर्ड भी रखते थे। जैसे हमें बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का वीनस टैबलेट मिलता है, जो कि 7वीं सेंचुरी BC का है, जिसमें वीनस की पोजीशंस के बारे में मेंशन है। पर आजकल कुछ लोग अपने ज्ञान को ज्यादा पुराना सिद्ध करने के लिए ये क्लेम भी करते हैं कि हमारे ऋषि इन प्लैनेट्स के बारे में हजारों लाखों सालों से जानते थे। अब देखिए, क्लेम तो कुछ भी किया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। वैदिक साहित्य में ज्योतिष का जो सबसे पुराना ग्रंथ हमें मिलता है वो है वेदांग ज्योतिष, जिसे लगभग 1400 BC का बताया जाता है। पर इसमें हमें ग्रहों के बारे में नहीं मिलता, ना ही हमें राशियों के बारे में ही मिलता है। इसमें सिर्फ सूरज, चांद और नक्षत्रों के बारे में ही है। ये ग्रंथ बेसिकली कैलेंडरिक पर्पस एंड रिचुअलिस्टिक पर्पस से लिखा गया है। इसमें हिंदी लूनर कैलेंडर के बारे में मिलता है और यज्ञ वगैरह के लिए शुभ मुहूर्त पर विचार किया गया है। यही नहीं, हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन माने जाने वाले ग्रंथ ऋग्वेद में भी हमें ग्रहों के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो कहने का मतलब है कि दावे तो कुछ भी किए जा सकते हैं, बट सबूत के नाम पर फिलहाल तो हमारे हाथ खाली ही। पर जहां हमें ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में ग्रहों तक का वर्णन नहीं मिल रहा, वहीं कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो का भी पता था, जबकि इनको काफी बाद में जाकर खोजा गया। बिकॉज ये तीनों प्लैनेट अर्थ से और सन से भी काफी दूर हैं, इसलिए इनकी ब्राइटनेस इतनी नहीं है कि इन्हें नेकेड आइज से देखा जा सके, और इसीलिए इनका पता हमें टेलीस्कोप की इन्वेंशन के बाद ही जाकर लगा। यूरेनस को 1781 में विलियम हर्शेल ने खोजा, नेपच्यून को 1846 में खोजा गया और प्लूटो को तो बहुत बाद में 1930 में खोजा गया। यानी इन तीनों प्लैनेट्स की डिस्कवरी कंपैरेटिवली काफी रीसेंट है। पर कुछ लोगों का क्लेम है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में इन तीनों प्लैनेट्स के बारे में मिलता है। इवन महाभारत में ही एक श्लोक मिलता है जिसकी कमेंट्री भी मैं नई नई दिखा रहा हूँ। नीलकंठ की कमेंट्री है महाभारत की, आपने सुना होगा। वो खुद एक एस्ट्रोनॉमर थे, तो उन्होंने ज्येष्ठा, तीक्ष्णा और शामा, ये 3 नाम नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो को दिए हैं, और इन तीनों का कलर भी बताया है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्लेम वो कहां से और कैसे करते हैं। तो ये दावा किया जाता है महाभारत के कुछ श्लोकों से। महाभारत के भीष्म पर्व और उद्योग पर्व के कुछ श्लोकों को दिखाकर ये दावा किया जाता है कि इन श्लोकों में जिन ग्रहों की बात की जा रही है वो वास्तव में यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि वो श्लोक कौन से हैं। तो दोस्तों, ये टोटल 6 या 7 श्लोक हैं, जिनमें से 3 श्लोक कोट किए जाते हैं महाभारत के उद्योग पर्व से और 3-4 श्लोक हैं भीष्म पर्व में। उद्योग पर्व के 143वें अध्याय, जिसमें कर्ण श्री कृष्ण से उन लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं जो कौरवों की हार का संकेत देते हैं। श्लोक नंबर 8, 9 और 10, इनमें क्लेम किया जाता है कि तीक्ष्णा और ज्येष्ठा शब्द यूरेनस एंड नेपच्यून के लिए यूज हुए हैं, और वो ये भी क्लेम करते हैं कि इन प्लैनेट्स का कलर भी बताया गया है। और ये कोई हाल की इंटरप्रिटेशन नहीं है, बल्कि 7वीं सेंचुरी के एक फेमस वैदिक स्कॉलर नीलकंठ चतुर्धर ने भी अपनी कमेंट्री में इसका जिक्र किया है। तो चलिए इस क्लेम को चेक करते हैं। लकीली इंटरनेट पर हमें पूरी महाभारत हिंदी अनुवाद के साथ मिल जाती है, और साथ ही नीलकंठ की कमेंट्री भी ऑनलाइन अवेलेबल है। सबसे पहले महाभारत का हिंदी अनुवाद चेक कर लेते हैं, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिश हुआ है। इसमें जब हम उद्योग पर्व के 143वें चैप्टर के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक को चेक करते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन वहां पर कुछ इस तरह का दिया गया है कि महातेजस्वी एवं तीक्ष्ण ग्रह शनिश्चर प्रजापति संबंधी रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित करते हुए जगत के प्राणियों को अधिक से अधिक पीड़ा दे रहे हैं। अगला श्लोक कहता है कि मधुसूदन मंगल ग्रह ज्येष्ठा के निकट से वक्र गति का आश्रय ले अनुराधा नक्षत्र पर आना चाहते हैं, जो कि राजस्थ राजा के मित्रमंडल का विनाश सा सूचित कर रहे हैं। अगले श्लोक का अनुवाद कुछ ऐसा है। वृष्णिनंदन कृष्ण निश्चय ही कौरवों पर महान भय उपस्थित हुआ है, विशेषतः महापात नामक ग्रह चित्रा को पीड़ा दे रहा है। तो दोस्तों, इसको पढ़कर तो कहीं से भी नहीं लगता है कि यहाँ पर यूरेनस, नेपच्यून या प्लूटो की बात की गई, या उनकी कोई भी प्रॉपर्टी जैसे कि कलर वगैरह के बारे में कुछ बताया गया है।
यहाँ तो फलित ज्योतिष चल रही है, यानी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर फल कथन कि फला ग्रह फला जगह पर बैठा हुआ है और फला ग्रह फला नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है और जिसकी वजह से ये हो रहा है। एंड दिस इज ऑल फलित ज्योतिष, जो कि एक सूडो साइंस। जिस तीसरा शब्द को यूरेनस या नेपच्यून बताया जा रहा है वो असल में एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है जिसे शनि के लिए यूज किया गया है। पर चलिए एक बार कंफर्म करने के लिए नीलकंठ की कमेंट्री भी चेक कर लेते हैं। तो नीलकंठ इन श्लोकों पर अपनी कमेंट्री में कुछ ऐसा लिखते हैं। प्रजापत्यम रोहिणी नक्षत्रम प्रजानाम पति दुर्योधनस तदीयम नाम नक्षत्रम उत्तर भाद्रपद ख्यामति वा तेन पत्यु पीड़या प्राणी नमपि पीड़िते युक्तम। यहाँ भी फलित ज्योतिषी चल रही है, कहीं भी किसी प्लेनेट या उसकी प्रॉपर्टी का जिक्र दूर दूर तक नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि यद्वा पृथ्वी कूर्मो दर्शिताम रोहिणी शनिश्चरः पीड़यति तेन मध्य देशे महान क्षयो राज्यो नाशे श्रेति भावा। अगेन फलित ज्योतिष। रोहिणी नक्षत्र शनि से पीड़ित है जो कि देश के राजा के क्षय और राजा के विनाश को इंगित कर रहा है। और यहाँ उन्होंने कहीं भी तीसरा शब्द को मेंशन ही नहीं किया है, जिसके लिए क्लेम किया जा रहा है कि वो यूरेनस या नेपच्यून है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है ज्येष्ठ्याम प्राप्य यदि भौम वक्री भवेत्ति। भौम मंगल को कहते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल वक्री होता है, ज्येष्ठस्य राज्ञो येयो मित्रभूतास्ते सर्वे नाश्ये यूरिति, यानी राजा के सभी मित्रों का विनाश होता है। तो यहां तक तो टोटली फलित ज्योतिषी चल रही है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। आगे वो लिखते हैं चित्राम ग्रह महापाताख्यो ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध तेन राकारस्य वेदना तर्जातीयनम क्षयो भावे वेत्ति भावा। एंड अगेन फलित ज्योतिष। पर यहां पर कुछ लोग महापात शब्द को लेकर क्लेम करते हैं कि इसका मतलब है कि एक ऐसा प्लेनेट जिसकी ऑर्बिट सैटर्न के बियॉन्ड हो, और ये यूरेनस और नेपच्यून में से कोई हो सकता है। ये क्लेम मुझे मिला इंटरनेट पर संस्कृति मैगजीन नाम की एक वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट तक मैं तब पहुंचा जब मैं इस क्लेम के ओरिजिनल सोर्स को सर्च कर रहा था कि आखिर ये क्लेम आया कहां से। ये किसी रिसर्च पेपर से आया है या किसी स्कॉलर की तरफ से आया है, पर घंटों की रिसर्च के बाद भी सोर्स के नाम पर मुझे बस ये वेबसाइट ही मिली, जिसमें बिना किसी सोर्स के व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। मतलब इस इन्फॉर्मेशन को खोजने वाला एकदम निर्लिप्त भाव से अपने जीवन को जी रहा है। नेम फेम से उसे कुछ लेना देना ही नहीं। मतलब क्या करना नाम का, अपन ने इन्फॉर्मेशन दे दी, अब तुम इसको फैलाते रहो। सोर्स की टेंशन मत लो, क्या करना है सोर्स का, गर्व हो रहा है ना, हाँ बस इतना ही काफी है। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये वेबसाइट महापात शब्द को एक प्लेनेट की तरह इंटरप्रेट कर रही है, एक ऐसा प्लेनेट जिसकी ऑर्बिट सैटर्न यानी शनि के भी बियॉन्ड है। पर जहां तक मैंने ज्योतिष ग्रंथों को पढ़ा है, महापात कभी किसी प्लेनेट के पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो मैंने तो नहीं देखा। संस्कृत में महापात का अर्थ किसी का बहुत ज्यादा पतन होना यानी गिरना भी होता है। तो यहाँ इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि चित्रा नक्षत्र में जो ग्रह है वह उसकी महान हानि कर रहा है, क्योंकि महापात शब्द हमें मूल श्लोक में नहीं मिलता। मूल श्लोक में जो कुछ लिखा है वो हालांकि संस्कृत में है पर आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ लिखा है कि विशेषेण ही वाषणे चित्राम पीड़यते ग्रह, यानी हे कृष्ण विशेष रूप से चित्रा नक्षत्र ग्रह से पीड़ित है। वैसे गीता प्रेस के अनुवाद में महापात शब्द लिखा है जो कि शायद नीलकंठ की कमेंट्री से उठाया गया है, क्योंकि मूल श्लोक में तो ये शब्द कहीं भी नहीं है। और मुझे लगता है कि जिसने भी ये अनुवाद किया है उसे संस्कृत का तो ज्ञान था पर शायद ज्योतिष का उतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि महापात ज्योतिष में एक योग भी होता है जिसे अशुभ माना जाता है। हो सकता है नीलकंठ इस योग की बात कर रहे हो। नीलकंठ ने अपनी कमेंट्री में जो लिखा है उसका अर्थ कुछ ऐसा निकलता है कि चित्रा नक्षत्र में ग्रहों के महापात की बात ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है। अब अगर कोई जिद करे कि नहीं नीलकंठ महापात नाम के ग्रह की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक बड़ी समस्या आएगी कि अगर महापात को ग्रह की तरह लेंगे तो फिर पीड़ित होने का अर्थ कहां से लाएंगे। तब तो इसका अर्थ सिर्फ इतना हो जाएगा कि चित्रा नक्षत्र में महापात ग्रह ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है, जबकि मूल श्लोक में तो स्पष्ट तौर पर चित्रा नक्षत्र के ग्रह से पीड़ित होने की बात लिखी है। तो कहने का मतलब है कि महापात किसी ग्रह का नाम है, इसकी यहाँ कोई तुक नहीं बनती। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और श्लोक जिन्हें यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो के प्रमाण की तरह पेश किया जाता है वो हमें मिलते हैं भीष्म पर्व के 3 अध्याय में, जहां व्यास जी धृतराष्ट्र को अमंगल सूचक लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। इस अध्याय में 12वें, 15वें और 16वें श्लोक से यह दावा किया जाता है। तो आइए जरा इसको चेक करते हैं। 12वां श्लोक कुछ ऐसा है कि श्वेतो ग्रहस्थ था चित्राम समिति क्रम में तिष्ठति। इसमें श्वेतो ग्रह जो शब्द आया है उसको लेकर क्लेम किया जाता है कि श्वेत का मतलब यहाँ ग्रीनिश व्हाइट है, जो कि यूरेनस का कलर है। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि श्वेत का मतलब सफेद या व्हाइट तो सुना था, लेकिन ये ग्रीनिश व्हाइट कैसे हो गया? ये ग्रीन कलर आपने कहां से हेड कर दिया? 12वें श्लोक का अनुवाद अगर गीता प्रेस में देखें तो कुछ ऐसा दिया गया है कि केतु चित्रा का अतिक्रमण करके स्वाति पर स्थित हो रहा है। तो यहां तो केतु की बात हो रही। चलिए एक बार नीलकंठ की कमेंट्री भी चेक कर लेते हैं। तो नीलकंठ की कमेंट्री में हमें स्पष्ट लिखा मिल जाता है कि तदैव श्वेतो ग्रह केतु चित्रामतिक्रमिति स्वत्यादो वर्तते
तो यहाँ स्पष्ट रूप से केतु का ही जिक्र है, जो कि चित्रा नक्षत्र का अतिक्रमण करके स्वाति नक्षत्र में स्थित हो गया है। 15वां श्लोक कुछ ऐसा है, शुक्र प्रोष्ठपदे पूर्वे समारूहे विचोरते उत्तरे तु परकम्य सहिता समुदीक्षते। अब अगर इस श्लोक का गीता प्रेस में हिंदी अनुवाद चेक करें तो कुछ ऐसा मिलता है कि शुक्र पूर्वा भाद्रप्रदा पर आरूढ़ हो प्रकाशित हो रहा है और सब ओर घूम फिरकर परिग नामक उपग्रह के साथ उत्तर भाद्रप्रदा नक्षत्र पर दृष्टि लगाए हुए है। अब यहां पर यह क्लेम किया जाता है कि जिस परिग नाम के उपग्रह के बारे में यहां लिखा है वो असल में नेपच्यून है, और फिर वो बताते हैं कि परिग का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रह जिसकी ऑर्बिट लगभग पूरे सोलर सिस्टम के सरकमफ्रेंस के बराबर। एक्चुअल में जिसने भी ये व्हाट्सएप या ज्ञान इंटरनेट पर डाला है उसे भारतीय ज्योतिष के बारे में कुछ भी पता नहीं। आज हम उपग्रह शब्द को सैटेलाइट के सेंस में लेते हैं, जैसे मून अर्थ का सैटेलाइट है यानी उपग्रह, पर यह उपग्रह शब्द ज्योतिष में काफी प्राचीन समय से इस्तेमाल हो रहा है, और ज्योतिष में उपग्रह का मतलब किसी प्लेनेट को ऑर्बिट करने वाली बॉडी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो ज्योतिष में चांद को भी उपग्रह कहा जाता। ज्योतिष में उपग्रह उन मैथमेटिकल पॉइंट्स को कहा जाता है जो कि कोई आकाशीय पिंड तो नहीं होते, पर ज्योतिष की गणनाओं में इनका महत्व होता है। जैसे राहु और केतु भी कोई आकाशीय पिंड नहीं है, बल्कि वो काल्पनिक बिंदु हैं जहां पर धरती से देखने पर आसमान में चांद और सूरज के पाथ एक दूसरे को काटते हैं। इन्हें भी कहीं कहीं उपग्रह कहा गया है। ऐसे ही कुछ और भी मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं जिन्हें उपग्रह कहा जाता है, और नीलकंठ यहाँ जिस परिग उपग्रह का जिक्र कर रहे हैं वो भी एक ऐसा ही मैथमेटिकल पॉइंट है। 16वां श्लोक कुछ ऐसा है, श्वेतो ग्रह प्रज्वलितः सधूम इव पावक। यहाँ श्वेतो ग्रह को नेपच्यून बताया जा रहा है। वैसे संस्कृति मैगजीन नाम की जिस वेबसाइट पर यह आर्टिकल पड़ा हुआ है वहां श्वेतो ग्रह को श्यामो ग्रह कर दिया गया है, जबकि श्लोक में स्पष्ट रूप से श्वेतो ग्रह ही लिखा हुआ है। पता नहीं ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि अगर नीलकंठ की कमेंट्री में भी देखें तो भी वहां श्वेतो ग्रह ही लिखा हुआ है। जबरदस्ती एक नया प्लेनेट फिट करने के लिए श्वेतो को श्यामो कर दिया है, और लोग इसी बात को बिना चेक किए दोहराए भी जा रहे हैं। तो उन्होंने ज्येष्ठा, तीक्ष्णा और श्यामा, ये 3 नाम नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो को दिए हैं, और इन तीनों का कलर भी बताया है। वेबसाइट पर श्वेतो को श्यामो करके उसका कलर ब्लूइश व्हाइट बताया गया है, और यह दावा किया गया है कि नेपच्यून का यही कलर है। मतलब अब जब वर्ड को ही चेंज कर दिया गया है तो अब इस पर आगे क्या ही बात करें। बाकी अगर इस श्लोक का अनुवाद चेक करें तो कुछ ऐसा है कि केतु नामक उपग्रह धूमयुक्त अग्नि के समान प्रज्वलित हो इंद्र देवता संबंधी तेजस्वी ज्येष्ठा नक्षत्र पर स्थित है। तो क्लियरली यहाँ केतु की बात हो रही है। नीलकंठ की कमेंट्री में भी कहा गया है कि श्वेतो द्वितीय उपग्रह केतु संज्ञ। अभी पीछे जो मैंने आपको बताया था कि राहु केतु को भी उपग्रह कहा जाता है, तो इसे आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ केतु को उपग्रह कहा गया है। आगे फिर 30वें श्लोक में तीक्ष्ण शब्द आता है, कृतिकाम पीड़यनस तीक्ष्णे नक्षत्रम। यहाँ पर क्लेम किया जाता है कि व्यास कह रहे हैं कि कृतिका को कोई इमोबाइल ल्यूमिनरी ऑब्जेक्ट अपनी शार्प रेस से ट्रबल कर रहा है। और फिर वो आगे कहते हैं कि इमोबाइल इसलिए क्योंकि वो काफी समय तक एक ही जगह पर रहता है, तो ये कोई आउटर ऑर्बिट का प्लेनेट ही होगा, जो कि प्लूटो ही हो सकता है। पर इस क्लेम की पोल तब खुल जाती है जब हम इस श्लोक के अनुवाद को चेक करते हैं। इसके अनुवाद में हमें कुछ ये लिखा मिलता है, राजन, अपने तीक्ष्ण क्रूरतापूर्ण कर्मों के द्वारा उपलक्षित होने वाला राहु कृतिका नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। तो यहाँ भी तीक्ष्ण शब्द एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, ना कि कोई प्लेनेट है। चलिए एक बार नीलकंठ की कमेंट्री भी चेक कर लेते हैं। नीलकंठ अपनी कमेंट्री में लिखते हैं, तीक्ष्णे क्रूरे कर्म भीरु पलक्षितो राहु त्यार्था। तो यहां से एकदम मामला क्लियर हो जाता है कि तीक्ष्ण शब्द यहां पर एक विशेषण है, कोई प्लैनेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस एनालिसिस के बाद आपके इस क्लेम को लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि जिस तरह से क्लेम किया जा रहा था कि हमारे ऋषियों ने न केवल यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो को खोज लिया था, बल्कि उनके कलर और उनके ऑर्बिट के साइज को भी बता दिया था। वो असल में एक व्हाट्सएप या ज्ञान से ज्यादा कुछ भी नहीं था। वैसे तो हमने देखा कि ना तो यहाँ कलर का ही कोई एविडेंस है और ना ही ऑर्बिट के बारे में ही कोई ठोस जानकारी मिलती है। एंड इवन इफ इस जानकारी को किसी तरह से किसी श्लोक में फिट कर भी दें तो भी इससे बात नहीं बनेगी। एक्चुअल में अगर कोई एंशिएंट टाइम में किसी प्लेनेट की खोज का दावा करता है तो उसे कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स निकाल कर देनी पड़ेंगी जिससे कंफर्म किया जा सके कि वाकई में इसी प्लेनेट की बात हो रही है, जैसे ऑर्बिटल टाइम, ऑर्बिटल स्पीड, डिफरेंट टाइम में उसकी ऑर्बिटल पोजीशन वगैरह। कलर बता देना या ये कह देना कि उसकी ऑर्बिट बड़ी है, कितनी बड़ी है, इसका भी कोई ठीक ठाक डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई मेजरेबल डिस्क्रिप्शन नहीं। ऐसे वेग डिस्क्रिप्शन से काम नहीं चलेगा। जैसे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का वीनस टैबलेट, जिसमें हमें वीनस के बारे में काफी स्पेसिफिक डिटेल्स मिलती हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। और फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि जो लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो जैसे प्लैनेट्स के पता होने का दावा करते हैं,
उनके दिमाग में कभी ये क्यों नहीं आता कि अगर हमारे पूर्वजों को ऐसे प्लैनेट्स के बारे में पता था जिन्हें एक एडवांस टेलीस्कोप के बिना देखा ही नहीं जा सकता, एंड इवन प्लूटो को तो किसी एडवांस टेलीस्कोप से खोजना भी बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में उन्हें ऐसी चीजें तो पता होनी ही चाहिए जो कि एक नॉर्मल टेलीस्कोप से भी दिख जाती हैं, जैसे मून के क्रेटर्स, वीनस के फेजेस, जुपिटर के मून्स, सैटर्न की रिंग्स वगैरह। पर इनका तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं मिलता। पर मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आई होंगी। अपने धर्म ग्रंथों के मोह में डूबे उनके दिल से कहीं ना कहीं आवाज आ रही होगी, नहीं कह दो ये झूठ है। तो चलिए आपको महाभारत की एस्ट्रोनॉमी के दर्शन करा ही देता हूं, जिसके बाद शायद आपकी आंखें खुल जाएं। और अगर अब भी ना खुलें तो फिर मैं क्या कहूं, समझ लेना कि आप स्पेशल हो। अगर महाभारत में भीष्म पर्व को आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी मजेदार चीजें पढ़ने को मिलेंगी। इन चैप्टर्स में संजय धृतराष्ट्र को धरती पर मौजूद कई अलग अलग द्वीपों का वर्णन बताते हैं। उन द्वीपों पर रहने वाले लोग, उन पर पाए जाने वाले जानवर, पेड़ पौधे वगैरह, ये सब पढ़कर आपको लगेगा कि यह क्या चल रहा है, एकदम फेरी टेल जैसी बातें हो रही हैं। और जब धरती के बारे में आपकी जानकारी का ये हाल है तो अंतरिक्ष के बारे में आपसे क्या ही उम्मीद की जाए। भीष्म पर्व के 12वें अध्याय में 40 से लेकर 48 श्लोक तक पढ़िए। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को सूरज, चंद्रमा और राहु के साइज के बारे में बता रहे हैं। 41वें श्लोक में वो बताते हैं कि राहु का व्यास 12,000 योजन है। 42वें श्लोक में वो बताते हैं कि चंद्रमा का व्यास 11,000 योजन है। और 44वें श्लोक में वो बताते हैं कि सूर्य का व्यास 10,000 योजन है। मतलब सूरज सबसे छोटा है, चंद्रमा उससे बड़ा है और राहु उससे भी बड़ा है। और फिर 47वें श्लोक में यह बताया गया है कि चंद्रमा और सूरज से साइज में बड़ा होने की वजह से राहु दोनों को ग्रस लेता है। तो दोस्तों ये हाल है और लोग क्लेम कर रहे हैं कि यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो खोज लिए थे। दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यह सब जानकर बुरा लग रहा हो, पर इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये उस दौर की सच्चाई है जब इन ग्रंथों को लिखा गया होगा। उस दौर में, उस समय में उनके पास इतनी ही जानकारी रही होगी और इसमें कोई समस्या की बात भी नहीं। पूरी दुनिया में ज्ञान की धारा ऐसे ही आगे बढ़ी। समस्या असल में हमारे साथ है। हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे पूर्वजों को सब कुछ पता था, या कहें कि हमारे बीच में ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन जानबूझकर लगातार फैलाई जाती है जो हमें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती है। और ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है कि अभी भी इस पर कई और वीडियोस बनाई जा सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए और आगे वीडियोस में इस तरह की और भी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सपोज किया जाए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी मैं देखता हूं कि एक अभियान सा चल रहा है लोगों में अपने धर्म और संस्कृति के लिए झूठा गर्व भरने का। ये झूठा गर्व, ये अतीत के सुनहरे ख्वाब हमें कुछ देर के लिए तो खुशी दे सकते हैं, पर हमारे भविष्य के लिए ये नुकसानदायक ही सिद्ध होंगे, क्योंकि ये हमें हकीकत से दूर करते हैं और साथ ही दुनिया की नजर में हमें हंसी का पात्र भी बनाते हैं। दुनिया में कोई भी अपने अतीत को लेकर इतनी लंबी लंबी नहीं फेंकता जितनी हम फेंकते हैं। हो सकता है काफी लोगों को इस तरह की चीजें खुशी देती हूं, पर हकीकत यह है ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ही दर्शाती हैं। याद रखिए, अपनी महानता का बखान जब भी कोई अपने मुंह से कर रहा होता है तब वो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को ही छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया, और साथ ही चैनल मेंबर्स और सपोर्टर्स का भी शुक्रिया जिनके सपोर्ट की वजह से मैं ये कंटेंट आप तक पहुंचा पाता हूं। आप भी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आपसे जल्द होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।